नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल आपको लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसी क्रमांक में हम आज भारत के संविधान के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है भारतीय संविधान का क्रमिक विकास। तो भारतीय संविधान का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ। भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको बनाने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। और आपको पता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए लंदन की सरकार ने 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया था। तो हम सबसे पहले भारतीय संविधान के क्रमिक विकास में यह जानने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई थी और इसका उद्देश्य क्या था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए लंदन की सरकार जो चार्टर एक्ट बनाती थी वो क्या क्या बनाती थी, क्योंकि कालांतर में उन्हीं चार्टरों के माध्यम से भारतीय संविधान की नींव डाली गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को की गई। और किस स्थान पर की गई, तो ये किया गया लंदन में। लंदन यानी कि जो इंग्लैंड की राजधानी है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने लोगों के द्वारा की गई, यानी कि कितने लोग इसके भागीदार थे जिन्होंने अपनी पूंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में लगाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भागीदार थे, तो भागीदारों की जो संख्या थी वो थी 217, यानी कि 217 लोगों ने अपनी संयुक्त पूंजी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, तो इंग्लैंड की जो तत्कालीन शासिका थी उनका नाम क्वीन एलिजाबेथ प्रथम था। रानी एलिजाबेथ प्रथम उनका नाम था, यानी कि एलिजाबेथ प्रथम भी ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 भागीदारों में से एक थी। अब इस कंपनी का जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए किससे अनुमति पत्र प्राप्त किया। तो भारत में उस समय मुगलों का शासन था। तो जो मुगल बादशाह अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर, उनसे एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापारिक अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया था। और ये व्यापारिक पत्र मात्र 15 वर्षों के लिए वैलिड था, यानी कि मुगलों ने अंग्रेजों को 15 वर्षों तक के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। और इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि सन 1605 ईस्वी में बादशाह जहांगीर गद्दी पर बैठे। तो उनके शासनकाल में 1608 ईस्वी में जब आगरा में मुग़ल दरबार लगाया गया, तो इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस आए। इसके बाद जेम्स प्रथम के द्वितीय राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भी भारत की यात्रा पर आए। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाहों से आज्ञा पत्र प्राप्त करके सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी स्थापित की, व्यापारिक कोठी स्थापित की। यानी कि व्यापारिक कोठी जहांगीर के शासनकाल में स्थापित की गई,
जबकि व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र अकबर के शासनकाल में ही जारी कर लिया गया था, मुगलों द्वारा जारी कर लिया गया था कंपनी सरकार की। तो 1600 ईस्वी में क्लियर हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस पर कंट्रोल कौन करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए लंदन सरकार ने 24 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहा जाता है। जी हाँ, 24 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया और इस 24 सदस्यीय आयोग का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसका नाम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करता था। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो शीर्ष पद था वो गवर्नर का था और शेष उसकी परिषद हुआ करती थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो लंदन में रह कर के काम करेगा, उसमें जो शीर्ष पद है वो गवर्नर का है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश जारी करेगी और उन्हीं निर्देशों को चार्टर कहा गया। तो यही 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहलाया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए लंदन में 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो दूसरा चार्टर एक्ट बना था वो बना था 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट की अगर हम बात करें तो 1726 ईस्वी तक आते आते भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 व्यापारिक प्रेसिडेंसी नगर स्थापित किए थे और ये 3 नगर आज के 3 महानगरों में स्थापित थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक था बम्बई प्रेसिडेंसी, ये एक व्यापारिक नगर था। दूसरा था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और तीसरा था मद्रास यानी कि चेन्नई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसियों पर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने अपने इंडिविजुअल गवर्नर और उनकी काउंसिल हुआ करती थी। यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी का भी एक गवर्नर था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का भी एक गवर्नर था और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी एक इंडिविजुअल स्वतंत्र गवर्नर था। तो 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भारत के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और उनकी क्षेत्रीय परिषद को सौंप दिया। कहने का मतलब यह है कि अभी तक बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाए जाते थे। लेकिन अब 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट के आ जाने से, इसके पास हो जाने से बम्बई प्रेसिडेंसी स्वयं के संदर्भ में विधि का निर्माण कर सकता है, मद्रास प्रेसिडेंसी स्वयं अपने संदर्भ में विधि का निर्माण कर सकता है और कलकत्ता प्रेसिडेंसी स्वयं अपने संदर्भ में विधि का निर्माण कर सकता है। तो ये प्रश्न आपके कई एग्जामों में पूछा जाता है कि वो कौन सा चार्टर एक्ट था
जिसके माध्यम से तीनों क्षेत्रीय प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उनकी परिषद को स्वयं के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो आपका आंसर आ जाएगा 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसके बाद जो अब अगला चार्टर एक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का दी रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहली बार एक लिखित संविधान जारी किया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यह एक लिखित संविधान था। जी हाँ, लंदन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान जारी किया और इस संविधान के तहत तीनों प्रेसिडेंसियों को एकता के सूत्र में बांधा गया, एक चैन में बांधा गया और चैन में बांधते हुए कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जी हाँ, कलकत्ता या बंगाल भी आप कह सकते हैं। तो कलकत्ता और बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर पर उसकी प्राथमिकता दर्ज हो चुकी थी, क्योंकि इस एक्ट के आने से अब बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों का जो हेड बना वो कलकत्ता का गवर्नर बना। इसीलिए कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, जबकि अभी भी बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों में जो हेड है उनको गवर्नर ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ था। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड 1772 से लेकर के 1785 तक था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये जारी हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस प्रकार से कलकत्ता का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति 1772 में गवर्नर के रूप में हुई, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जी हाँ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट 4 सदस्यीय था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट 4 सदस्य था, यानी कि एक इसमें मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। अपील लंदन में की जा सकती थी। तो लंदन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रिवी काउंसिल की नियुक्ति की गई। प्रिवी काउंसिल की नियुक्ति की गई, यानी कि ब्रिटिश काल में प्रिवी काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक न्यायिक संस्था थी जो लंदन में कार्य करती थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और भी सुधार किया गया। जब कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो 4 सदस्यीय कर दी गई, यानी कि उसे 4 सदस्यीय किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यीय किया गया। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को, उसकी मिनिस्ट्री को जब 4 सदस्यीय किया गया तो 4 सदस्य कौन कौन थे? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन 4 सदस्य कौन थे? और सुप्रीम कोर्ट जो 4 सदस्य बना था तो उसमें चीफ जस्टिस कौन था और 3 अन्य सदस्य कौन थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल के या कलकत्ता के जो पहले गवर्नर बने, गवर्नर जनरल
कलकत्ता ऑब्लिक बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो बने वारेन हेस्टिंग्स। और अब आपको बताया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल है उसकी 4 सदस्यीय काउंसिल गठित की गई। तो इसमें वारेन हेस्टिंग्स के साथ 4 सदस्य और कौन कौन थे, तो उनके नाम है FM BC, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। F से फ्रांसिस, M से मानसन, B से बरवेल और C से क्लेवरी। जी हाँ, फ्रांसिस, मानसन, बरवेल और क्लेवरी। और अब बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था। तो ब्रिटिश काल में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सर एलिंजा इम्पे। जी हाँ, सर एलिंजा इम्पे उनका नाम था। और अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो की गई, लेकिन किस वर्ष की गई, तो आंसर आएगा 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिंजा इम्पे, और इनके साथ जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो कौन कौन से थे, तो उनका नाम है हाइट, लेमेंस्टर और चैम्बरलेन। हाइट, लेमेंस्टर और तीसरे का नाम चैम्बरलेन उनका नाम है। तो इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार एक लिखित संविधान जारी किया गया। तीनों क्षेत्रीय प्रेसिडेंसियों को एकता के सूत्र में बांधा गया और कलकत्ता के गवर्नर को शेष 2 गवर्नरों पर वरीयता प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल नाम दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 4 सदस्य, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लंदन में प्रिवी काउंसिल की स्थापना की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और अब जो 1773 के बाद जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट पास किया गया। तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी को उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। जी हाँ, आपका क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को उड़ीसा के संबंध में भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, तो आपका आंसर आएगा 1781 का सेटलमेंट एक्ट। और जैसे कि आप सबको पता है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी अपने आप में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी, क्योंकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूरा का पूरा पश्चिमी बंगाल, आधुनिक बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और वर्तमान उड़ीसा ये क्षेत्र शामिल थे। और जैसे कि आपको पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, वो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे।
तो फिलहाल आप ये जानिए कि 1781 का सेटलमेंट एक्ट के तहत कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उड़ीसा के संबंध में भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे 1784 का चार्टर एक्ट आता है, जिसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार लंदन सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों को अलग किया, व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों का पृथकीकरण किया। जी हाँ, क्वेश्चन बनेगा कि लंदन सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों का पृथकीकरण किस एक्ट के तहत किया? तो आपका आंसर आएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों पर नियंत्रण करने के लिए, व्यापारिक अधिकारों पर नियंत्रण करने के लिए पहले से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जा चुकी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक अधिकारों पर नियंत्रण करने के लिए लंदन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई क्योंकि 1784 के दौर तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था और दक्षिण में आंग्ल मराठी युद्ध भी हो रहे थे। तो इस कारण राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी भाग लेने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकारों में पृथकीकरण करने के लिए लंदन सरकार ने 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के बाद जो अगला एक्ट आया वो 1786 का चार्टर एक्ट आया और 1786 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल यानी कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रमुख था, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति के अधिकार भी दिए गए। गवर्नर जनरल को आर्मी चीफ या मुख्य सेनापति के अधिकार दिए गए। जिस प्रकार से आज की डेट में तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश काल में इस एक्ट के माध्यम से पहली बार गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति के अधिकार भी दिए गए। तो 1786 का जो चार्टर एक्ट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में पारित हुआ था। आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो 1784 से लेकर के 1793 तक है और 1786 का चार्टर एक्ट उन्हीं के समय में पारित किया जा रहा है। तो इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसमें मुख्य सेनापति के अधिकार भी निहित थे, यानी कि मुख्य सेनापति के अधिकारों से युक्त बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसके पश्चात बात करें तो 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया गया और 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, जी हाँ, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक अधिकारों के नियंत्रण के लिए स्थापित की गई थी 6 सदस्यीय लंदन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व इंडियन रेवेन्यू से वेतन देने का प्रावधान किया गया।
1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। इंडियन रेवेन्यू से वेतन देने का प्रावधान किया गया। और अब 1813 की बात करें तो इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1813 तक आते आते बहुत से ब्रिटिश नागरिक भारत में प्रवासित किए गए। जो ब्रिटिश नागरिक भारत में प्रवासित किए गए उन्हें ईसाई मिशनरीज कहा गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि वे अपने धर्म का कानूनी रूप से प्रचार प्रसार कर सकते थे। और अब प्रश्न उठता है कि धर्म प्रचार कहाँ पे करेंगे? तो धर्म प्रचार विद्यालयों के माध्यम से करेंगे। तो ईसाई मिशनरीज के लिए यह संस्तुति की गई, यह रिकमेंडेशन किया गया कि वे भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। और अब प्रश्न ये उठता है कि ईसाई मिशनरीज भारत में क्या करेंगे? तो भारत में सीधी सी बात है, व्यापार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, यानी कि व्यापार करने का अधिकार लंदन से प्रवासित नागरिकों को भी दिया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत नहीं थे। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः का मतलब आधा, अंशतः समाप्त किया गया। तो अब अंशतः समाप्त किया गया, इसका मतलब कि चीन के साथ में किसी भी वस्तु का व्यापार, और चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। यानी कि चीन के साथ किसी भी वस्तु का व्यापार और चाय का व्यापार इंग्लैंड से प्रवासित नागरिक नहीं कर सकते थे। उसका व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, और इन दोनों को छोड़कर बाकी अन्य व्यापार लंदन से प्रवासित नागरिक भी कर सकते थे, ईसाई मिशनरीज भी कर सकते थे। तो ये व्यवस्थाएं की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद 1833 का चार्टर एक्ट जारी किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट जारी किया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में जारी किया गया। और अब आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो टाइम पीरियड था वो 1828 से लेकर के 1835 तक था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जारी किया गया। तो इस चार्टर एक्ट की विशेषताएं ये है कि पहले इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी कि जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को
भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो पहला पॉइंट यही है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। जिस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, तो इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में, उसकी काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। और अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य कौन था। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम विधि सदस्य कौन था, तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड मैकाले, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, लॉर्ड मैकाले। और अब तीसरा पॉइंट इसमें यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे पूर्णतः समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, पूर्णतः शून्य घोषित किया गया, पूर्णतः समाप्त किया गया। दो क्वेश्चन समझने की आवश्यकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यानी कि अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो चीन के साथ किसी भी वस्तु का व्यापार करने का प्रतिबंध लगाया गया था और चाय का व्यापार न करने का प्रतिबंध लगाया गया था, तो चीन के साथ किसी भी वस्तु का व्यापार करना और चाय के साथ चाय का व्यापार करना, ये व्यापार ब्रिटेन के नागरिकों के लिए भी खोल दिए गए थे। यानी कि उनको भी अधिकार दिया गया था कि वो चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं और चाय का व्यापार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है और इसके बाद हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत शासन अधिनियम, और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में पढ़ेंगे और जितना बताए जा रहे हैं उतना आप पढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।